प्लास्टिक का युद्ध आज का हमारा टॉपिक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्लास्टिक के युद्ध के कारण क्या थे। हम देखते हैं कि बंगाल का नवाब इस समय अलीवर्दी खान था, किंतु अलीवर्दी खान अब धीरे धीरे वृद्ध हो रहा था और उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रह रहा था। उसको ये महसूस होने लगा कि अब उसका अंत समय निकट ही है। उसके साथ समस्या ये थी कि उसका कोई पुत्र नहीं था, उसकी 3 पुत्रियां ही थीं। उसने निर्णय लिया कि वह अपने सबसे छोटी पुत्री, जिससे वह अत्यंत प्रेम करता था, उसके पुत्र सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाएगा। उसने अपनी मंशा सिराजुद्दौला को जाहिर की और उसे ये हिदायत दी कि जब वो बंगाल का नवाब होगा तो उसे अंग्रेज़ों से उलझना नहीं है। सिराजुद्दौला स्वयं भी अंग्रेज़ों से एक निश्चित दूरी बनाए रखना चाहता था। जब अलीवर्दी खान की मृत्यु हो गई, उसके पश्चात सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, किंतु उसका राज्यारोहण उसके लिए पुष्पों की शैया नहीं थी। उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जो प्लास्टिक के युद्ध का कारण भी बना। उन कारणों में जो सबसे प्रमुख कारण है वह है उसके निकट के विरोधी, जिसमें एक थी घसीटी बेगम। चूँकि सिराजुद्दौला सबसे छोटी बेटी का पुत्र था और उसको अलीवर्दी खान ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था, उसकी एक पुत्री घसीटी बेगम शौकत जंग, जो कि उसके दूसरे पुत्री का पुत्र था, उसको नवाब बनाने की दलीलें पेश कर रही थी। बंगाल के कुछ दरबारियों ने भी उनका समर्थन देना प्रारंभ कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप सिराजुद्दौला की स्थिति अत्यंत अनिश्चित तथा शिथिल हो गई। अंग्रेज़ दीर्घकाल से बंगाल पर अपनी दृष्टि लगाए हुए थे, अतः अब उन्होंने भी बंगाल में व्याप्त इस आंतरिक कलह का फ़ायदा उठाने का प्रयत्न किया। कृष्ण वल्लभ भी एक कारण था। सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच तनाव उत्पन्न करने में राजदुर्लभ, जो घसीटी बेगम का दीवान था, उसने राजकोष से कुछ धन की हेराफेरी की और उस धन को लेकर कृष्ण वल्लभ, जो राजवल्लभ का पुत्र था, उसने फोर्ट विलियम में शरण ली। जब सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम से मांग की कि कृष्ण वल्लभ को उन्हें सौंप दिया जाए, तो उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया। तो यहाँ से हम देखते हैं कि सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के मध्य तनाव उत्पन्न होना प्रारंभ हो गया। दस्तक प्रथा भी एक कारण था ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच तनाव का। अंग्रेज़ों द्वारा इस व्यापारिक सुविधा का दुरुपयोग किया जा रहा था। मुगल सम्राट फारुखसिया ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मात्र 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले में बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा प्रदेशों में निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति दे दी थी, किंतु कंपनी के कर्मचारियों ने इन सुविधाओं का अनुचित प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने अपने दस्तक अथवा अनुमति पत्र भारतीय व्यापारियों को रिश्वत लेकर बेच दिए। परिणाम स्वरूप भारतीय व्यापारी भी अब संपूर्ण प्रदेश में मुक्त व्यापार करने लगे। सिराजुद्दौला के लिए यह स्थिति असहनीय थी, क्योंकि इससे उसके राजकोष को भारी हानि उठानी पड़ रही थी। सिराजुद्दौला द्वारा किलेबंदी पर प्रतिबंध लगाना भी एक कारण था ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के मध्य तनाव का।
यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो चुका था। इस युद्ध में इंग्लैंड और फ्रांस एक दूसरे के खिलाफ युद्ध कर रहे थे। इस समय भारत में भी दो प्रतिद्वंदी देश थे, एक इंग्लैंड और दूसरा फ्रांस। जब यूरोप में दोनों एक दूसरे के साथ उलझे हुए थे तो इस बात की पूर्ण संभावना थी कि भारत में भी इनके मध्य में युद्ध होता। अतः दोनों ने बंगाल में अपनी बस्तियों की किलेबंदी करना प्रारंभ कर दिया। इंग्लैंड ने कलकत्ता में और फ्रांस ने चंद्रनगर की किलेबंदी प्रारंभ कर दी। सिराजुद्दौला ने जब इसका विरोध किया तो फ्रांस ने अपना कार्य उसी समय रोक दिया, लेकिन इंग्लैंड अपना कार्य यथावत करता रहा। अब सिराजुद्दौला को लगा कि इंग्लैंड के खिलाफ कार्रवाई करना आवश्यक है और वह अपनी सेना लेकर अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध करने पहुंचा। उन्होंने फोर्ट विलियम का घेरा डाला और अंग्रेज़ों को मजबूर कर दिया कि वे समर्पण कर दें। अंग्रेज़ों की इस पराजय का बहुत ही दुख
प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में लड़ा गया। अलीवर्दी खान ने अपनी छोटी पुत्री के पुत्र सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। सिराजुद्दौला के लिए राज्यारोहण पुष्पों की शैया नहीं थी, उसे अपने विरोधियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहला विरोध उसे घसीटी बेगम का सहन करना पड़ा। घसीटी बेगम अलीवर्दी खान की सबसे बड़ी पुत्री थी। वह अपनी अलीवर्दी खान की दूसरी पुत्री के पुत्र शौकत जंग को बंगाल का नवाब बनाना चाहती थी। अतः उसके साथ मिलकर उसने सिराजुद्दौला के राज्यारोहण का विरोध करना शुरू किया और शौकत जंग के पक्ष में दलीलें पेश करना प्रारंभ किया। बंगाल के कुछ दरबारियों ने भी उनका समर्थन देना प्रारंभ कर दिया। इसके परिणामस्वरूप सिराजुद्दौला की स्थिति अत्यंत अनिश्चित तथा शिथिल हो गई। अंग्रेज दीर्घकाल से बंगाल पर अपनी दृष्टि लगाए हुए थे, अतः अब उन्होंने भी बंगाल में व्याप्त हुए इस आंतरिक कलह का फायदा उठाने का प्रयत्न किया। दूसरा विरोध उसे घसीटी बेगम के दीवान राजवल्लभ का सहन करना पड़ा। राजवल्लभ ने शाही खजाने से कुछ धन का गबन किया और अपने पुत्र कृष्णवल्लभ के साथ उसे फोर्ट विलियम में भेज दिया। कृष्णवल्लभ ने फोर्ट विलियम के दरबारियों को कुछ धन रिश्वत देकर वहाँ पर शरण ली। जब सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम से कृष्णवल्लभ को सौंपने के लिए कहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। यहाँ से सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के मध्य तनाव प्रारंभ हो गया। दस्तक प्रथा भी प्लासी के युद्ध का एक कारण बना। कहा जाता है कि 1717 में फारूक सियार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक सुविधा प्रदान की थी, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे बंगाल में मुक्त व्यापार कर सकती थी। किंतु ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इस प्रथा का दुरुपयोग किया जाना प्रारंभ कर दिया गया। वे न सिर्फ इस दस्तक का उपयोग अपने निजी व्यापार में कर रहे थे, बल्कि उन्होंने उसे कुछ पैसे लेकर भारतीय व्यापारियों को भी बेचना प्रारंभ कर दिया। इससे सिराजुद्दौला को राजस्व की हानि होने लगी। उसने फोर्ट विलियम को कई बार दरख्वास्त किया कि इस दुरुपयोग को वे रोकें, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाया गया। इसके अतिरिक्त किलेबंदी भी प्लासी के युद्ध का कारण बना। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो गया था। इस युद्ध में फ्रांस और इंग्लैंड एक दूसरे के विरुद्ध लड़ रहे थे। इस समय भारत में भी इंग्लैंड और फ्रांस दो प्रतिद्वंदी देश थे और दोनों ही अपनी सर्वोच्चता भारत में बनाने के लिए प्रयासरत थे। जब यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ तो ये माना जाने लगा कि भारत में भी युद्ध प्रारंभ होगा और दोनों ने ही अपनी अपनी बस्तियों, इंग्लैंड ने कलकत्ता में और फ्रांस ने चंद्रनगर में किलेबंदी करना प्रारंभ कर दिया। जब सिराजुद्दौला को इस किलेबंदी के बारे में पता चला तो उसने दोनों को इस कार्य को रोकने के लिए कहा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कार्य जारी रखा, जबकि फ्रांस ने किलेबंदी करना बंद कर दिया। सिराजुद्दौला ने निर्णय लिया कि उसको ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कदम उठाना पड़ेगा। उसने अपनी सेना ली
और अंग्रेज़ों पे फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर दिया और बहुत ही आसानी से फोर्ट विलियम के ऊपर अधिकार किया। मानेकचंद को फोर्ट विलियम का अधिकार सौंपा, दायित्व सौंपा और पुनः अपनी राजधानी लौट आया। ये घटना ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काफ़ी लज्जाजनक थी और उनके लिए ज़रूरी था कि वे इस पराजय को जल्दी से जल्दी विजय में परिवर्तित करें, अन्यथा उनकी कमज़ोरी फ्रांस को स्पष्ट हो जाएगी। इस बीच में एक अन्य घटना घटित हुई जो ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जानी जाती है या काल कोठरी की घटना के नाम से जानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जब सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम को अपने अधिकार में किया था तो वहाँ से करीब 146 स्त्री और पुरुषों को उसने गिरफ्तार किया और एक छोटी सी कोठरी में, जिसमें सिर्फ एक छोटा सा रोशनदान था जिससे रोशनी और हवा अंदर प्रवेश कर सकती थी, उस छोटी सी कोठरी में उसने इन सभी स्त्री और पुरुषों को बंद कर दिया। पूरी रात वो लोग उस काल कोठरी में रहे और दूसरे दिन जब इस कोठरी को खोला गया तो उसमें से सिर्फ 23 लोग, जिनमें एक हॉलवेल भी था, जीवित बाहर निकले। बाकी 123 लोग दम घुटने से और पैर के नीचे रौंद दिए जाने के कारण इसी रात वे लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए। हालांकि माना जाता है कि ये घटना घटित नहीं हुई थी, सिर्फ नवाब को बदनाम करने के लिए इस घटना को रचा गया था और उसको रचने वाला हॉलवेल था। हॉलवेल हमेशा कभी भी सत्यवादी के रूप में नहीं जाना गया और उसकी एक खासियत थी कि वह समय के अनुसार कोई भी कहानी कर लेता था। तो ऐसा माना जाने लगा कि उसने सिराजुद्दौला को बदनाम करने के लिए इस कहानी को रचा था। इसके अलावा उस समय की जो तत्कालीन ऐतिहासिक पुस्तक थी सैर मुदखरीन, जो कि गुलाम हुसैन के द्वारा लिखी गई थी, उसमें भी इस घटना का कहीं जिक्र नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी के मिनट्स में भी इस घटना का कहीं पे भी जिक्र नहीं हुआ है, इसलिए इसको एक मनगढ़ंत कहानी ही माना जाता है। अब वास्तविकता चाहे जो भी हो, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये ज़रूरी था कि वे जल्दी से जल्दी अपने इस अपमान का बदला लें और इसलिए उन्होंने क्लाइव को और वॉटसन को अपनी सेना के साथ बंगाल भेजा। क्लाइव और वॉटसन तुरंत बंगाल पहुँचे और उन्होंने मानेकचंद को रिश्वत देके फोर्ट विलियम के ऊपर अधिकार स्थापित कर लिया। इसके पश्चात सिराजुद्दौला संभलता, उसके ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी ने आक्रमण कर दिया। क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध हुआ। हालांकि सिराजुद्दौला की सेना संख्या में अधिक थी, लेकिन इसके बावजूद उसने क्लाइव से अलीनगर की संधि करना स्वीकार किया और पुनः अपने राजधानी लौट आया। ऐसा माना जाने लगा कि अब क्लाइव का काम पूरा हो गया है और उसको लौट आना चाहिए, लेकिन क्लाइव ये मानता था कि सिराजुद्दौला के लिए अलीनगर की संधि एक कागज़ का टुकड़ा मात्र है और वह जब भी चाहेगा उसको फाड़ के फिर से अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध कर देगा। अतः उसने अभी बंगाल में रुकने का निश्चय किया।
और सिराजुद्दौला से अनुमति मांगी कि वह चंद्रनगर जो फ्रांस की बस्ती थी उसके ऊपर अधिकार करे। इससे पहले कि सिराजुद्दौला उससे कोई जवाब देता, क्लाइव ने चंद्रनगर के ऊपर आक्रमण किया और उसके ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। सिराजुद्दौला के लिए उसको बधाई संदेश भेजने के अलावा अतिरिक्त कोई और चारा नहीं था। चंद्रनगर पर अधिकार करने के पश्चात वह कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आया जिससे कि उसे ज्ञात हुआ कि और भी लोग हैं जो सिराजुद्दौला को पसंद नहीं करते हैं और उसको उसके पद से हटाना चाहते हैं। इस कार्य में ओमीचंद जो एक सिख व्यापारी था उसने क्लाइव को सहयोग प्रदान किया और उसे बताया कि मीर जाफ़र के पास इस समय बहुत अधिक धन है और सिराजुद्दौला को हटा के मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया जा सकता है। मीर जाफ़र के साथ संपर्क स्थापित किया गया और एक षड्यंत्र रचा गया जिसके तहत जब युद्ध प्रारंभ होगा मीर जाफ़र अपनी सेना लेकर वहाँ से हट जाएगा और इस तरह से सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया जाएगा। जब ये षड्यंत्र रचा जा रहा था उस समय ओमीचंद ने एक शर्त रखी कि जब मीर जाफ़र नवाब बन जाएगा और सिराजुद्दौला का खजाना फोड़ा जाएगा तो उसमें से जितना भी धन प्राप्त होगा उसका 5% उसको दिया जाएगा। क्लाइव उसको एक पैसा भी देने को तैयार नहीं था, लेकिन ओमीचंद के द्वारा धमकी दी गई कि अगर उसको पैसा नहीं दिया जाता है तो वह पूरा षड्यंत्र जो है वो सिराजुद्दौला को बता देगा। तब क्लाइव ने 2 शपथ पत्र तैयार किए, एक लाल रंग का और एक सफ़ेद रंग का। लाल रंग में इस शर्त का वर्णन था कि उसको 5% धन दिया जाएगा, जबकि सफ़ेद पत्र में इसका कहीं कोई वर्णन नहीं था। वॉटसन को कहा गया कि वह उसके ऊपर हस्ताक्षर कर दे, लेकिन वॉटसन ने इस प्रकार के विश्वासघात को करने से साफ इनकार कर दिया और तब क्लाइव ने स्वयं वॉटसन के हस्ताक्षर करके ओमीचंद को शपथ पत्र दे दिया। 23 जून 1757 को यह युद्ध प्रारंभ किया जाना था। एक दिन पहले रात में क्लाइव काफ़ी तनाव में था। वह ये महसूस कर रहा था कि अगर युद्ध में मीर जाफ़र के मन में देशभक्ति उत्पन्न हो गई और उसने सिराजुद्दौला का साथ दिया तो वह उसके लिए विजय प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उसकी खुशकिस्मती थी कि युद्ध में मैदान में लेट पहुंचने पर उसके सेनापति किलपाट्रिक्स ने युद्ध की घोषणा कर दी और युद्ध प्रारंभ हो गया। मीर जाफ़र, जैसा कि पहले से ही निर्धारित था, अपनी सेना लेकर अंग्रेज़ों की सेना के साथ जाकर मिल गया और सिराजुद्दौला को ये स्पष्ट हो गया कि उसके साथ विश्वासघात किया गया है। अपने सैनिकों के कहने पर वह युद्ध मैदान छोड़कर चला गया और उसके सैनिकों ने अंग्रेज़ों के साथ जाकर मिल गए और इस तरह से कुछ ही समय पश्चात यह युद्ध समाप्त हो गया। अंग्रेज़ इस युद्ध में विजयी हुए और मीर जाफ़र जो था उसको बंगाल का नवाब बना दिया गया।